टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न जो क्लास 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो बुक आई है यानी कि प्लेटफॉर्म की यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन की नई बुक हैं और ये हमारा दूसरा सेट है। इसके पहले भी सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका जो देखिए इसमें जो पार्ट 3 है यानी कि ये सामाजिक विज्ञान है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 लैंग्वेज का है जिसमें 30 प्रश्न हैं और जो पार्ट 2 है वो सामान्य अध्ययन का है जिसमें 40 प्रश्न हैं। और इसमें जो पार्ट 3 है ये सामाजिक विज्ञान के हैं और इसमें कुल 80 प्रश्न है यानी कि इसका क्रम संख्या 71 से शुरू है और 150 तक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आज के लिए है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में बताना है कि कहाँ से हल का टेराकोटा जो है कि प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है यानी कि इसमें सही जवाब है कि बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। और हम जानते हैं कि बनावली जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में है और ये हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल हैं। जबकि जो कालीबंगा है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं और ये धौलावीरा, ये तीनों ही जो है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में। तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो प्रधान सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, यानी कि इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी है यानी कि मुनरो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण किसको फांसी दी गई थी। तो इसका सही जवाब है यानी कि इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, क्योंकि इसका सही जवाब देख सकते हैं आप यहाँ से। सही जवाब इसका होगा खुदीराम बोस, क्योंकि 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी और मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। 74वां प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा सासाराम में है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इसमें देखिए हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि जो लोथल है वो गुजरात में है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। 76वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक बताना है कौन था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा यानी कि विजयालय जो है वो चोल वंश का संस्थापक था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी जो कि राजगीर में हुई थी, तो उसका अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो इसके महाकश्यप इसके जो है कि अध्यक्ष रहे थे, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था ये बताना है। ये 78वां प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम पुस्तक ये भारवी के द्वारा लिखा गया था। इस पर सही जवाब इसमें ऑप्शन ए होगा। और भारवी ने अपनी पुस्तक में महाभारत के विषय का भी वर्णन किया है। और भारवी जो है ये पल्लव शासक यानी कि सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, इसमें देख लीजिए ऑप्शन इसका है। देखिए कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, तो उसके बाद से उसको पूरा करने का जो काम किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर व बुक्का, जो 2 भाई थे जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस मुग़ल शासक के समय सर टॉमस रो भारत आया था। किस मुग़ल शासक के समय में सर टॉमस रो जो हैं वो भारत में आए थे। तो इसका सही जवाब होगा यानी कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में। और एक जो है कि व्यापारिक दूत बना करके उसे यानी कि सर टॉमस रो को 1615 में जेम्स प्रथम ने भेजा था और एक व्यापारिक दूत बना करके उनको। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब है यानी कि अबुल फजल ने जो उसको आईने अकबरी को लिखा है। और आईने अकबरी में मुग़ल सम्राट अकबर के शासन से संबंधित सभी दस्तावेजों एक तरह से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। तो इस तरीके से
और जो अकबरनामा है, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वही आईन अकबरी कहलाता है और जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ही हैं, लेकिन उसके तीसरे भाग को ही आईन अकबरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि मद्रास में सबसे पहले व्यवस्था लागू की गई थी और 1820 में इसको लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ये नेक्स्ट प्रश्न है। 1857 की क्रांति को सबसे पहला यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है यानी कि जो बी.डी. सावरकर हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वो किसके दरबार में रहते थे? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इस तरीके से कनिष्क जो है कि अश्वघोष द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, यानी कि बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध के जीवन पर लिखी गई एक महाकाव्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये 87वां प्रश्न है, 86वां प्रश्न 86 है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? तो सही जवाब है यानी कि सेडान का युद्ध हुआ था और 1870 में ये युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इसके बाद से जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? ये बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि इसकी रचना जो है कि लगभग 1800 वर्ष पहले की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और ऋग वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में की गई थी। तो इसमें सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग वेद है। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था तो 1905 के दौरान जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कहाँ पड़ा था? तो बंगाल के क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया था। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। ये 91वां प्रश्न है कि पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से इसका सही कथन है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, आप देख लीजिए यहाँ से 92 प्रश्न होंगे यहाँ से कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? गंगोत्री यानी कि ये बताना है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है, यानी कि उत्तराखंड में है। और गंगोत्री हिमालय से ही जो ये उत्तराखंड में है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा इसके लिए। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये उत्तरकाशी ज़िले में है जो उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट है कि और जो गंगोत्री हिमनद है वहीं से गंगा की भी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कायांतरिक चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रेनाइट इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि जो ग्रेनाइट है वो कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है कि लू किस ऋतु की विशेषता है? जो कायांतरिक चट्टान है, यानी कि कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये इसमें से एक सही जवाब होगा ग्रेनाइट। अब है कि आखिर कायांतरिक चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? तो देखिए कायांतरिक चट्टानों में जो है कि क्वार्टजाइट हैं, ग्रेफाइट हैं, स्लेट और संगमरमर, ये सभी जो है कि कायांतरिक चट्टानों के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लू किस ऋतु की विशेषता है? ये बताना है कि लू किस ऋतु की विशेषता है। तो हम जानते हैं कि देखिए लू जो है कि ये ग्रीष्म ऋतु में लू चलती हैं और इसके लिए सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान को एक कह रहा है कि किसके रूप में वर्णित किया गया है? गंगा का जो मैदान है उसको किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसके लिए सही जवाब है यानी कि इसको जियोसिंक्लाइन के नाम से या उसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और
इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील इनमें से कौन है बताना है। मीठे पानी की झील यानी कि बुल्लर झील और लोकटक, जो ये लोकटक झील हैं वो मीठे पानी की झील हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी और बी दोनों है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, यानी कि शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। शनि ग्रह के विषय में कुछ और भी बातें हैं कि शनि ग्रह जो है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अगर क्रम से देखा जाए तो वो 6वें स्थान पर हैं। शनि ग्रह जो है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कुछ उपग्रह भी हैं, यानी कि 145 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। तो जिसमें टाइटन जो है, यानी शनि ग्रह का सबसे पहले जो खोजा गया जो उपग्रह है वो टाइटन है। और टाइटन क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसमें उपग्रहों की संख्या आप याद कर सकते हैं कि 145 जो है वो सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। ये 98वां प्रश्न है कि ये तीनों नदियों का नाम बताना है कि ये कहाँ से निकलती हैं। तो इसके लिए सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि छोटनागपुर के पठार से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं, यानी कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जो बेगूसराय में स्थित हैं। तो इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब होगा यानी कि आइसोबार कहा जाता है, जो एक समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की शाखा इनमें से कौन नहीं है। तो देख लीजिए इसमें कृषि भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। कृषि भूगोल ये जो है एक ये, जबकि भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं वो जैसे भू आकृति विज्ञान है, जलवायु, समुद्र विज्ञान, जैव विज्ञान या फिर जो पर्यावरण भूगोल होते हैं वो सभी जैविक भूगोल या भौतिक भूगोल के शाखा हैं। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। ये बताना है कि कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है भारत का। तो झारखंड इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब इसका होगा यानी कि ये जबलपुर में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और यहाँ से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है। तो किशनगंज जो है ये सबसे बिहार के सबसे पूर्वी भाग हैं और पूर्वी सबसे नक्शे पर सबसे पूर्व दिखाया गया है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की झील जम्मू कश्मीर में कौन है। तो जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील जो है ये इसमें से सोमेरेरी झील है। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है यानी कि अनायमुदी जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और 2995 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है। 107वां प्रश्न है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि डियागो गार्सिया में है। और 108वां प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। तो और इसकी सह्याद्री सर्वोच्च चोटी जो है, सह्याद्री का जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुडी है, यानी किस तरीके से ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि ये पश्चिमी घाट के विषय में है। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो देख लीजिए पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है वहाँ पर नीलगिरी पर्वत स्थित हैं। इस तरीके से ये सब जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसके संबंध में। नेक्स्ट है
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की। और जबकि विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। तो इस तरीके से अब अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित होता है? तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध जो है कि जो लानोस है, जो घास का स्थल है वो स्थित है। 111वां प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल जो है वो चूँकि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए स्वर्ण सिंह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्यों के विषय में, यानी कि और 1976 के द्वारा जो है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 में यानी कि अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4, और अनुच्छेद है 51, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने वर्ष के लिए होता है? तो हम जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए अब अगला प्रश्न है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इससे कम करने के लिए कौन सा कार्य कहलाता है? तो उसे स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं, यानी कि सही जवाब इसके लिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल क्या नहीं है? तो ग्रामीण खेल जो है वो संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है, जबकि भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, जबकि ये 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है, और इसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रामीण खेल को उसमें शामिल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती हैं? इसके लिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि 112 संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश किया जाता है। 118वां प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि वो विभिन्न स्तरों पर उनका चुनाव होता है, यानी कि एक से अधिक यानी कि शिक्षक तथा स्नातक श्रेणी से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। 119वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसके लिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधीनस्थ विधान पर समिति जो है, यानी कि वो इसके लिए सही जवाब है, और वो क्या करती हैं कि कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो जो 300 का जो संबंध है वो मुकदमों तथा कार्यवाही से संबंधित है। इस तरीके से सही जवाब इसके लिए ऑप्शन ए है, राइट। इसके बाद से 121वां प्रश्न है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? न्यायिक प्रणाली को किसमें इस पर जो है कि उसको आधारित किया गया है? तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन है, यानी कि संविधान पर आधारित है, और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, और उसके बाद से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी जो है किसके लिए सही जवाब हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। 122वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें देखिए उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है कि उनकी उपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकता है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके द्वारा, किस सूची के आधार पर
यानी कि तो इसका सही जवाब है यानी कि राज्य सूची के आधार पर राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। बताना है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है, इसमें देख लीजिए। और इसका सही जवाब है हड़ताल करने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 125वां प्रश्न है आज के लिए, देख लीजिए। पहला प्रश्न इसमें 125वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान पर आवंटन से संबंधित है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा यानी कि चौथी अनुसूची। और नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1920 को यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद से राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। हालांकि ये फेल्योर हो गया और उसके जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है। सही जवाब इसके लिए ऑप्शन ए होगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। प्रथम जो लिखित संविधान है वो यूएसए का है और यानी कि अमेरिका का है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और देश का नागरिक भी होना चाहिए। संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता भी रखता हो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। पद की शपथ कौन दिलाता है भारतीय राष्ट्रपति को, तो सही जवाब है यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि किसके बीच में थी, तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी और यह जो है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966 या 67 में, तो इसके दूसरा चरण जो है 1980 के दशक में 1980 और 1990 के मध्य दशक तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उससे क्या कहा जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसके सही जवाब है यानी कि समूहन अर्थव्यवस्था के नाम से उसे जानते हैं। और नेक्स्ट है कि कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी। ये बताना है कि शिक्षित जो बेरोजगार युवा है भारत के, तो उनके लिए स्वरोजगार के अवसर के निर्माण करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 135वां प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं अब। 135वां प्रश्न है कि वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल हैं, 1934 की बताना है कि किस अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है, इसको इसमें बताना है। इसका सही जवाब तो इसमें ऑप्शन है यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा यानी कि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। रेशम वस्त्र जो है ये एक प्रकार का कृषि आधारित उद्योग हैं। और अगला प्रश्न है कि जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इस स्थिति में बताना है कि इस स्थिति को किस स्थिति के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है जब निर्यात जो है वो आयात से ज़्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, तो देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों ही प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती हैं। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस विधि से कि बताना है कि हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि जो है कि समय यानी कि उसमें से एक वर्ष के समय अवधि पर ही इसे ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि उत्पाद विधि में हम ऐसा करते हैं कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी।
निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 141वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा, देख लीजिए इसमें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा संबंधित है। तो देखिए जो मत्स्य हैं और जो डेयरी उत्पाद हैं, ये सभी जो है कि ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र से हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? राष्ट्रीय आय के चक्राकार का प्रवाह का प्रवाह जो है कि उसका वो आकार उसका बढ़ता है किसके कारण? तो इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि सार्वजनिक व्यय के कारण ऐसा होता है। 143वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी योजना जो है किसानों के लिए कल्याणकारी नहीं है? तो यानी कि कर्मचारी रेफरल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए कल्याणकारी नहीं है। नेक्स्ट है कि गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? गरीबी पर रंगराजन कमेटी जो है 2012 में गठित की गई थी और यह जो समिति बनी थी, यानी कि जो कमेटी थी वो गरीबी मापन से संबंधित थी। तो इस तरीके से 2012 इसका सही जवाब होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी किस प्रकार की होगी? तो इसमें देखिए इसका सही जवाब होगा, यानी कि पूर्ति की जो इकाई के बराबर होगी, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है उसका संबंध जो है वो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार और मांग की पूर्ति से, यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? यानी कि भारत में जो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति को बनाया गया है? तो उसका सही जवाब है, यानी कि तारापोर समिति का गठन किया गया था इस तरीके से। और इसमें अब नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है? वो राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है, विकास व्यय है, आप में से एक से अधिक हैं। तो इसमें देखिए ये एक प्रकार का ये पूंजीगत भी है और विकास व्यय दोनों ही है, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन इसमें डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और 149वां प्रश्न है कि बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र कहाँ कैसा होता है? तो ये यानी कि क्षैतिज योग होता है। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और मांग वक्रों का एक क्षैतिज योग होता है। और आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? 150वां प्रश्न है राजकोषीय घाटे को, यानी कि राजकोषीय घाटा जो है कि हम कहते हैं कि जो कुल व्यय है और उसके बाद से जो गैर पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ने के बाद से राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि देखिए सरकार की जो कुल आय है और उसके व्यय का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आज के सामाजिक विज्ञान के दूसरा सेट था और इसके बाद से इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा। आप वीडियो को देखें और उसे लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, तो आप उसमें हमारे PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।